नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में जो 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अभियान के 3 मुख्य लक्ष्य थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को 12 से 14% प्रतिवर्ष बढ़ाना, 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स का उत्पादन करना जो अभी 2025 तक रिवाइज हो चुका है, और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ मुख्य स्ट्रैटेजीज अपनाई गई। सबसे पहला, बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना यानी आसान सरल बनाना, कंपनीज के लिए व्यापार आसान करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंसी कम होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में सुधार करना ताकि इंडस्ट्रीज को अच्छा सपोर्ट मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट में निवेश, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स में छूट और ज्यादा सब्सिडी। इसके लिए मुख्य क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित करना जैसे ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में विकास बढ़ाना। मैं कुछ उपलब्धियां आपके साथ शेयर करता हूं। पहला, इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार आया। जो पहले 2014 में इंडिया 142 रैंक पे थी, वो अब 63rd रैंक तक पहुंच चुकी है। नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ। डिफेंस, रेलवे और सिविल एविएशन में प्राइवेट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़त देखने को मिली। जैसे 2017 और 18 में इंडिया ने 225 मिलियन से भी ज्यादा हैंडसेट्स प्रोड्यूस किए। बट इसी के साथ मैं मेक इन इंडिया के कुछ फेलियर्स भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, ओवर एम्बिशियस ग्रोथ रेट। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12 से 14% का ग्रोथ रेट मिलना मुश्किल था। मेक इन इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैपेबिलिटीज, गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन पावर को थोड़ा ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। इसी के साथ मेक इन इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में शामिल हो गए। इस इनिशिएटिव में इतने ज्यादा सेक्टर्स शामिल कर दिए कि उनका पॉलिसी फोकस ही खत्म हो गया। साथ ही ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के कंपैरेटिव एडवांटेज को समझने में कमी दिखाती है, और हम लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मार्केट में कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। इस वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ गई, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को दूसरे देशों के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्लान करना पड़ा। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी के अनसर्टेनिटी के बढ़ते ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और पैंडेमिक्स ने भी इस इनिशिएटिव को काफी इफेक्ट किया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेक इन इंडिया ने 12 से 14% का टारगेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेक्ट किया था, पर 2019 के आते आते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव आउटपुट निकला, जो पहली बार इस सेंचुरी में देखा गया। इसके रीजंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला, एक्सपोर्ट में गिरावट आई, डोमेस्टिक डिमांड में भी कमी हुई बढ़ते इन्फ्लेशन के कारण। मेजर चैलेंज ये रहा, डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे जर्मनी, यूएस और जापान में प्रोडक्शन गिरने का प्रभाव और इफेक्ट दिखा। और इसी तरह पैंडेमिक के बाद भी धीरे धीरे जो आपका MVA है, जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड इंडेक्स है, वो गिरता गया। अब यहाँ से द वे फॉरवर्ड क्या है? हमें नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फोकस करना होगा। खिलौने, रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना होगा। लोगों को बेटर स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि और भी ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सड़कें, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान, जो कि हम अभी भी दे रहे हैं। फाइनल इसका कंक्लूजन ये निकलता है, मेक इन इंडिया ने भारत को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बेटर करना बाकी है। क्या ये अभियान पूरी तरह सफल होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।